तो हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बिल्कुल नया टॉपिक जिसको बोलते हैं जियोग्राफी यानी भूगोल। ठीक है, तो आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन यानी ए टू जेड क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ से लेके हम जीरो से लेके आगे तक चलेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम जियोग्राफी को कितने भागों में पढ़ते हैं। जियोग्राफी का मतलब क्या होता है? भूगोल। जियोग्राफी का मतलब क्या है? भूगोल है। और इसको हम कितने पार्ट में पढ़ेंगे, यानी इसको हम कितने भागों में डिवाइड करके आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो, पहला होता है एस्ट्रोनॉमी। पहला क्या है? फर्स्ट क्या है आपका? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो पहला क्या है आपका? एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी है, उसको हम बोलते हैं अंतरिक्ष विज्ञान। अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है, तो पहले पार्ट में तो हम क्या पढ़ेंगे, यानी अंतरिक्ष से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, आपका ब्रह्मांड और मंदाकिनी वगैरह जो सारी चीजें हैं, हम जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उन सबको हम किस में पढ़ेंगे? तो ये फर्स्ट यानी एस्ट्रोनॉमी में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी जिसमें क्या है, ग्रह भी आएंगे, उपग्रह, नक्षत्र और जितने भी आपकी चीजें हैं सब इसी में आएंगे, ग्रह से संबंधित, उपग्रह से। ठीक है, मंदाकिनी बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, तारा। ठीक है, उपग्रह, ग्रह, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, यानी इस पार्ट में हम इनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट होता है आपका, सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो देखो, फर्स्ट में हमने पूरा देख लिया। फर्स्ट में पृथ्वी और पृथ्वी जैसे ग्रह, उपग्रह। ठीक है, और आपका जो जो भी होता है वहां पे, जैसे कि मान लीजिए ग्रह है, उपग्रह है। ठीक है, और आपकी मंदाकिनी है और आकाश गंगा है, उनसे संबंधित तारे हैं, उन सबको हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और सेकंड जो रहेगा वो आपका है जियोलॉजी। जियोलॉजी। ठीक है, तो जियोलॉजी क्या होता है आपका? जियोलॉजी होता है भूगर्भ विज्ञान। इसको बोलते हैं हम भूगर्भ भूगर्भ विज्ञान। ठीक है, विज्ञान। इसमें हम पढ़ेंगे तो इसमें जो हमारी पृथ्वी है उसके गर्भ में यानी उसके अंदर कौन से खनिज हैं, पानी और जो भी है वो सारे हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे पानी, हवा, ये सारी चीजें क्या है, पानी आपके जमीन के अंदर रहता है, जमीन मिट्टी का अध्ययन भी इसी में आ जाएगा, यानी भूगर्भ। यानी आपकी जो पृथ्वी है उससे रिलेटेड जो भी उसके गर्भ में चीजें हैं या उसकी उत्पत्ति है, वो सारी चीजों को हम इसमें देखेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो पार्ट रहता है आपका टोपोग्राफी। तीसरा पार्ट जो रहता है वो क्या है आपका? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी। ठीक है, टोपोग्राफी। तो देखो, इसमें क्या देखने को मिलेगा हमें? इसमें स्थलाकृतियां देखने को मिलेगी, जैसे समुद्र के पानी द्वारा स्थलाकृतियां बनना। ठीक है, और नहर के पानी द्वारा या जलप्रपात द्वारा या पहाड़ कैसे बने, या वो सारी चीजें यानी स्थलाकृतियां आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो ये क्या है आपका? स्थलाकृतियां। ठीक है, स्थलाकृतियां। और चौथा जो पार्ट रहेगा वो आपका रहेगा जियोग्राफी का। चौथा जो पार्ट रहेगा वो किसका रहेगा? जियोग्राफी का। चौथा जो पार्ट रहेगा वो किसका रहेगा? आपका जियोग्राफी का। अब जियोग्राफी में भी दो हो जाएगा, एक इंडियन और एक वर्ल्ड। वर्ल्ड। ठीक है, यानी ये भारत का हो जाएगा। ठीक है, भारत के बारे में इसमें आपको भूगोल मिलने को, और यहाँ पे अपने विश्व के बारे में। ठीक है, तो इन पार्टों में, इन 4-5 पार्टों में हमारा पूरा जियोग्राफी सिमट के रह गया, यानी जियोग्राफी हमारा इन्हीं पार्टों में हमारा पूरा सिमट के रह गया, यानी इन्हीं पार्टों से हम पूरी जियोग्राफी यानी शुरू से लेके एंड तक देखेंगे। तो एस्ट्रोनॉमी में हम क्या देखेंगे? अंतरिक्ष विज्ञान, यानी अंतरिक्ष से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो हमें यहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, फिर हमारा भूगर्भ विज्ञान है, यानी पृथ्वी के जो गर्भ में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से बहुमूल तत्व हैं, आपको भूकंप इसी में देखने को मिलेंगे, ये सारे हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर हमें स्थलाकृतियां यानी टोपोग्राफी में क्या देखने को मिलेंगी? स्थलाकृतियां, यानी जो पानी द्वारा, हवा द्वारा जो आपकी स्थलाकृतियां बनती है वो हमें यहाँ देखने को मिलेंगी। फिर हम पढ़ेंगे इंडियन यानी भारतीय ज्योग्राफी, यानी भारत के बारे में भूगोल और विश्व के बारे में भूगोल। तो इन्हीं पार्टों में हमारी पूरी जियोग्राफी यानी शुरू से लेकर एंड तक इन्हीं पार्टों में हमारी खत्म होने वाली है। ठीक है,
इन्हीं पार्टों में हमारी सिमट के रह जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, इसको अभी रीच कर दूं, बाकी को इसको हम रीच करते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे हम एस्ट्रोनॉमी, यानी अब देखो ये होता है एस्ट्रोनॉमी, अंतरिक्ष विज्ञान, एक होता है एस्ट्रोलॉजी, एक क्या होता है आपका एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी वो होता है आपका ज्योतिष विज्ञान, वो क्या होता है ज्योतिष विज्ञान। तो ये आपका एस्ट्रोनॉमी है, और वो क्या होता है एस्ट्रोलॉजी, वो होता है आपका एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, वो होता है आपका ज्योतिष विज्ञान, वो क्या होता है ज्योतिष विज्ञान, ठीक है, तो वो होता है आपका एस्ट्रोलॉजी। और ये क्या होता है एस्ट्रोनॉमी, यानी भूगर्भ, यानी क्या है आपका अंतरिक्ष विज्ञान, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइए कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी है क्या। तो एस्ट्रोनॉमी क्या है आपकी अंतरिक्ष विज्ञान, और एस्ट्रोलॉजी क्या है आपकी ज्योतिष विज्ञान, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले इसमें बात आती है कि तारा, तारा क्या होता है, तारा होता क्या है। तो सबसे पहले इसमें क्या आती है तारा, यानी स्टार, स्टार, तारा, ठीक है, तारा। तो तारा होता क्या है, तारा एक जिसमें प्रकाश हो, दूसरा जिसमें हीट हो, यानी इसमें क्या हो प्रकाश और क्या हो ऊष्मा, ऊष्मा, तो उसको हम क्या बोलते हैं तारा बोलते हैं। जिसमें खुद का प्रकाश हो और खुद की ऊष्मा हो उसको हम बोलते हैं प्रकाश, यानी उसको क्या बोलेंगे हम तारा, यानी स्टार बोलते हैं। जिसमें खुद का प्रकाश और खुद की ऊष्मा हो उसको हम क्या बोलते हैं तारा या स्टार बोलते हैं। अब इसकी प्रोसेस देखते हैं कि इसकी प्रोसेस कैसे, यानी तारा बनने की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, यानी तारा कैसे बनता है, ठीक है। तो बहुत सारी गैसें होती है जो विरल अवस्था में होती है, बहुत सारी गैसें, मान लीजिए गैस है, ये क्या है गैस के गुब्बारे बहुत बड़े बड़े, ठीक है, गैस का गुब्बारा, ठीक है। तो जब ये गैस का गुब्बारा होता है तो इसमें क्या है विरल गैस होती है, इसमें ग्रेविटी नहीं होती। अभी मान लीजिए इसमें ग्रेविटी नहीं है, अभी क्या है इसमें ग्रेविटी नहीं है, लेकिन गैसें हैं, गैसें दूर दूर है, काफी दूर दूर है, इसमें क्या है ग्रेविटी नहीं है, और गैसों के बादल हैं, ठीक है, गैसों के बादल हैं, और कहीं कहीं क्या है गैसों गुब्बारे के रूप में गैसें विद्यमान है। मतलब एक बहुत सी जगह में, बहुत सी जगह है, काफी जगह में क्या है कहीं थोड़ा बादल है कहीं ज्यादा है, अलग अलग गैसों के बादल हैं, ठीक है। और गैसों के इसमें क्या है आंधी तूफान, गैस इधर उधर जैसे बादल आपके घूमते, मान लीजिए जैसे बरसात के दिनों में आपने बादल देखे होंगे जैसे इधर उधर घूमते, तो मान लीजिए ऐसा ही है। सबसे पहले अभी मैं तारा बनने की प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है, तारा बनने की विधि, ठीक है, तारा बनने की विधि। तो जब ये गैसों के गुब्बारे, गैसों के बादल, इनमें क्या है आंधी तूफान इधर से उधर चल रहा है, तो एक घर्षण पैदा होता है, एक घर्षण पैदा हो जाता है। जब ये घर्षण पैदा होता है तब ये थोड़ी ग्रेविटी के वजह से क्या होते हैं थोड़े पास पास आ गए आपस में, मतलब आपस में क्या है ये वो होंगे, घर्षण पैदा करेंगे, घर्षण से क्या है आग यानी हीट उत्पन्न होगी, घर्षण से हीट उत्पन्न होती है यानी ऊष्मा हो जाएगी, और क्या है प्रकाश भी उत्पन्न होता है, और क्या हो जाएगा प्रकाश भी उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तब ये बनता है आपका, मान लीजिए ये अब थोड़ी जगह में आ गया, अब ये छोटी होगी, यानी ग्रेविटी की वजह से क्या होगी थोड़ी छोटी होगी। अब ये मान ली अब कहलाती है निहारिका। अब क्या यहाँ पे क्या थी आपकी, यहाँ पे क्या थी विरल गैस, विरल गैस यानी गैसों के क्या थे बादल, गैसों के बादल, और यहाँ क्या है ग्रेविटी नहीं थी, ग्रेविटी नहीं थी। और क्या है इसमें देखो गैसें हैं लेकिन ये कैसी थी विरल अवस्था में, काफी दूर दूर थी, गैसों के बादल जो काफी दूर दूर थे, और यहाँ पे क्या है आंधी और तूफान चल रही थी, किसके गैसों के, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आंधी और तूफान चलने से क्या है इनमें क्या है उत्पन्न हुआ हीट उत्पन्न हुई, घर्षण से क्या होगी हीट उत्पन्न हुई, तब ये कहलाती है निहारिका, तब ये क्या कहलाएगी निहारिका। इसके बाद जब यहाँ पे आके अब ये कैसे पास पास आ गई, अब देखो ये काफी पास पास आ गई, यहाँ से दिखाई दे रही होगी, अब ये आपकी काफी पास पास आ गई, अब ये क्या है इतनी जगह में थी अब ये थोड़ी पास पास आ गई, ठीक है। अब इसमें
अब यहीं से आपका क्या है, अब ये पास पास आ गई तो ज्यादा घर्षण पैदा करेगी, और ज्यादा घर्षण पैदा करेगी तो इसमें क्या है, लाइट उत्पन्न होगी, क्योंकि घर्षण से, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, घर्षण से क्या है, ऊष्मा उत्पन्न होती है और प्रकाश, दोनों चीजें उत्पन्न होती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, देखो मान लीजिए अब ये क्या बन गया, अभी आपका इसमें क्या आ गई, आपकी ऊष्मा, और क्या आ गई, इसमें ऊष्मा आ गई और प्रकाश, दोनों चीजें इसमें हो गई। तो अब ये क्या कहलाएगा, अब ये तारा कहलाएगा। अब क्या कहलाएगा, ये आपका तारा कहलाएगा। ठीक है, अब ये आपका तारा कहलाएगा, क्योंकि इसमें प्रकाश और क्या आ गया, इसमें ऊष्मा आ गई। अब ये क्या कहलाएगा, आपका तारा कहलाएगा। अब देखो प्रकाश और ऊष्मा आ गई, इसमें प्रकाश और क्या चीज आ गई, आपकी ऊष्मा, दोनों चीजें आ गई। जब प्रकाश और ऊष्मा आ गई यानी तारा बन गया, तो इसमें अब क्या होगा, इसमें ईंधन बहुत हो गया, यानी बहुत सी गैसें थी वो एक जगह पे आके स्टोर हो गई, एक छोटी सी जगह आके उन्होंने छोटा आयतन कर लिया। मान लीजिए ऐसे तो ये बहुत बड़ा होगा, लेकिन क्या है, बहुत जगह थी, बहुत ज्यादा जगह में थी, गैसों का आयतन क्या होता है, ज्यादा होता है, फिर वो थोड़ी थोड़ी सिमट के आई, ग्रेविटी की वजह से थोड़ी जगह में आ गई, तब न्यारिका कहलाई, और छोटी जगह में आ गई तो घर्षण से इसमें क्या हुआ, प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न हो गई। तो अब ये इतनी जगह में जो आपकी गैसें थी वो कहाँ पे स्टोर हो गई, इतनी जगह में आके इकट्ठी हो गई, तो इसमें क्या है, ईंधन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, इसमें क्या है, ईंधन अधिक हो जाएगा। तो ईंधन, ईंधन क्या है, अधिक है। अब जब ईंधन अधिक होगा, इसमें क्या है, मान लीजिए गैसें हैं, गैसें एकदम तो जल नहीं जाएंगी, धीरे 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 जलेंगी। तो इसमें हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है, हीलियम। हाइड्रोजन का संलयन यानी हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है, और कौन सी विधि से, तो संलयन, संलयन विधि, संलयन विधि से वो किसमें, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता रहता है। और ये कौन सी अवस्था में जाते हैं, ये प्लाज्मा, प्लाज्मा अवस्था में रहता है, प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा अवस्था आपने देखी होगी, सर्दियों के दिनों में आपने देखा होगा कि एक ऐसा हमारी नाक से एक ऐसा पदार्थ बहने लगता है जिसको हम नाक बोलते हैं, खकार बोलते हैं। तो वो क्या होता है, वो ही आपकी चौथी अवस्था होती है, ना तो वो टाइट होता है ज्यादा, और ना ही क्या होता है, ज्यादा पतला होता है, उसी को हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो जब तारे में अगर पूछा जाए कि तारे में ईंधन कितना है, अधिक है, हीलियम, हाइड्रोजन का संलयन किसमें होता है, हीलियम में होता है, किससे, संलयन विधि से, और कौन सी अवस्था होती है, तो वह प्लाज्मा अवस्था होती है। ठीक है, तो अब ये क्या है, आपका ऊष्मा प्रकाश। अब जैसे अब मान लीजिए यहाँ से क्या है कि अब ये प्रकाश है, और प्रकाश कभी ना कभी तो खत्म होगा, जिसमें ईंधन है अभी अधिक है, तो कभी ना कभी तो खत्म होगा, कभी ना कभी वो खत्म होगा। तो मान लीजिए लगभग 90% वो खत्म होने वाला होता है, तब ये फिर से विस्तरित होता है, तब ये फिर से थोड़ा दूर दूर हो जाता है। लगभग कितना, 90%, लगभग 90% ईंधन इसका खत्म हो चुका होता है, सिर्फ 10% जब इसमें ईंधन बचा होता है, तब इसको बोलते हैं हम रेड जॉइंट, रेड जॉइंट, रेड जॉइंट। तब हम इसको क्या बोलते हैं, रेड जॉइंट। तब हम इसको क्या बोलेंगे, रेड जॉइंट, यानी लाल दानव। तब हम किस क्या बोलते हैं इसको, लाल दानव। और ये कैसा दिखाई देने लगेगा, लाल, लाल दानव। तो ये कैसा दिखाई देने लगेगा, हमें लाल दिखाई देने लगेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि आग जब तेज जल रही होती है तो कुछ वो नीले से कलर पे आ जाती है, लेकिन जैसे ही उसमें ईंधन कम होता है, कहीं भी देख लिया, आप घरों में भी जब आग जलाते हैं तो जब वो तेज जल रही होती है तो उसका कुछ कलर अलग होता है, जब वो बिल्कुल धीमी हो जाती है तो एकदम लाल हो जाती है वो। ठीक है, तो जब ईंधन खत्म होने वाला है, यानी 90% ईंधन आपका खत्म हो चुका है, सिर्फ हमारे पास लगभग 10% ईंधन बचा है, तब हम इसे क्या बोलते हैं, रेड ज्वाइंट या लाल दानव बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपका ईंधन क्या है, ईंधन कम हो जाएगा, ईंधन कम होने वाला है, और आकार क्या है, बढ़ जाएगा, आकार क्या है, बढ़ जाएगा, यानी ईंधन कम हो रहा है और आकार क्या है, बढ़ रहा है। यहाँ क्या है, ईंधन ज्यादा है तो आकार कम है, यहाँ
ईंधन ज्यादा है, आकार कम है, और लाल दानव में क्या है, ईंधन कम हो रहा है और आपका आकार क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, आकार बढ़ रहा है। तो आज से लगभग लगभग 50 अरब साल बाद, आज से 50 अरब साल बाद लगभग लगभग हमारा जो सूर्य है, सूर्य भी तो एक तारा है, तो उसका क्या है, कुछ इसी प्रकार से वो दिखाई देगा। अभी तो सही, अभी तो इसी स्टेज में है वो, अभी ऊष्मा उसमें बहुत है, हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में हो रहा है। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था में है। तो आज से लगभग 5 अरब साल बाद लगभग लगभग उसका 90% ईंधन है, खत्म हो जाएगा, तब वो कुछ ऐसा ही लाल दानव जैसा हमको दिखाई देगा, ऐसी वैज्ञानिकों की मान्यता है। ठीक है, उसके बाद ये, अब ये ईंधन लगभग इसमें खत्म होने वाला, अब ये डिवाइड होता है, यानी घूम तो रहा ही है, घूम रहा है, अब ये डिवाइड होगा। एक तो आपका ये छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा, एक क्या है, छोटे भागों में टूट जाएगा, और एक बड़े भागों में। तो यहाँ से एक ये छोटे भागों में टूटेगा। ठीक है, मान लीजिए ये छोटे भाग में टूट गया, तो इसे क्या बोलेंगे हम, श्वेत वामन। जब ये छोटे भागों में टूटा, छोटे, इसे बोलेंगे हम श्वेत वामन, वामन। और ये धीरे 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 और ठंडा हो जाएगा, यानी और छोटा होते जाएगा, और छोटा होते जाएगा, तब इसे बोलते हैं हम काला वामन। तब क्या बोलेंगे इसे, काला, काला वामन। तब क्या बोलेंगे इसे, काला वामन। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, ये श्वेत दिखाई देगा, यानी सफेद दिखाई देगा, और यहाँ पे क्या है, पूरा काला हो जाएगा ये, तब हम इसे बोलते हैं। देखिए, यहाँ से जब ये टूटा तो इसमें 90% ईंधन ही तो खत्म हुआ, तो 10% ईंधन फिर भी बाकी था इसमें। जब ये यहाँ से टूटा छोटे टुकड़ों में, तो यहाँ श्वेत वामन, यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ इसमें ऊष्मा और हीट थोड़ी बाकी होगी, कुछ ना कुछ इसमें बाकी होगी, जब इसे हम बोलेंगे श्वेत वामन। यानी आपका लाल दानव था, 90% ईंधन खत्म हो चुका, तो 10% बचा था, फिर ये क्या है, काफी भागों में डिवाइड हो गया, काफी भागों में विस्फोट हो गया, यानी काफी भागों में इसमें विस्फोट हुआ। तो विस्फोट होने के बाद जो छोटे टुकड़े हैं, उनमें थोड़ी थोड़ी ऊष्मा बाकी है, थोड़ी थोड़ी ऊर्जा बाकी है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश भी बाकी है। ठीक है, तब इसे क्या बोलते हैं, श्वेत वामन। फिर ये धीमे 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 वो ऊर्जा और वो ऊष्मा थी इसमें, वो भी खत्म हो जाएगी, तब ये बनेगा आपका काला वामन। यानी यहाँ पे क्या है, पूर्ण रूप से इसमें ना तो ऊष्मा बाकी है और ना ही इसमें हीट जनरेट हो पा रही है। यानी जहां से ये गैसें इकट्ठी होने के बाद चली थी, इकट्ठी होने के बाद निहारिका बनी थी, निहारिका तारा बनी थी, तारा बनने के बाद लाल दानव बनी थी, यानी यहाँ पे गैसें थी, यहाँ पे इकट्ठी हो गई, घर्षण हुआ, और घर्षण होने से ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न हो गया उसमें। उसके बाद आपका तारा हो गया, काफी साल हो गए, काफी वर्ष हो गए, अरब खरब साल हो गए इसमें, और उसके बाद ईंधन खत्म होने का, यानी जो गैसें थी धीमे 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 पूरी जल गई, फिर इसमें क्या है, खत्म होने को आया, तब ये लाल दानव कहलाया। फिर यहाँ से क्या, ये छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो गया, इसमें कुछ ऊष्मा बाकी थी, तो छोटे वाले भाग में जब यहाँ पे पहुंची वो ऊष्मा, छोटा भाग टूटा इसका, तो उसे क्या बोला हमने, श्वेत वामन। उसको क्या बोला हमने, श्वेत वामन। फिर उसमें भी थोड़ी ऊष्मा और आपका प्रकाश बाकी था, जब ये यहाँ तक धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया, तब हमने बोला उसको काला वामन। तब हमने क्या बोला उसको, काला वामन। ठीक है, काला वामन। और जब यही, यानी ये तो छोटे भाग में, मान लीजिए कोई हमने एक टुकड़ा लिया है, मान लीजिए हमने कोई टुकड़ा लिया है, कोई वो लिया है, और उसको हमने फेंका, तो वो कई तो छोटे छोटे भागों में टूटेगा, कब और कहीं बड़े बड़े भागों में, यानी कुछ उसके बड़े टुकड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे। तो जब ये टूटा है, तो छोटे टुकड़े वाले तो इधर चले गए ऊपर, और इसमें क्या है कि यहाँ भी तो टूटेगा, यानी दो भागों में टूटता है। एक कहलाएगा आपका अभिनव तारा, यानी बड़े भाग में जब टूटा, बड़े भाग में, तब ये कहलाया आपका अभिनव तारा। तभी क्या कहलाया, अभिनव तारा, यानी सुपर नोवा। तब ये क्या कहलाया आपका, सुपर नोवा, सुपर नोवा, सुपर नोवा। यानी छोटे भागों में टूटा तब तो ये श्वेत वामन कहलाया, और बड़े भाग में टूटा तो इसको क्या बोलेंगे, यानी बड़े भाग को क्या बोलेंगे हम, अभिनव तारा यानी सुपरनोवा, और छोटे भाग को क्या बोलेंगे, श्वेत वामन। ठीक है, श्वेत वामन। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे 90% खत्म हो पाया, अभी 10% था छोटे छोटे टुकड़ों में, तो कुछ ऊपर चला गया, कुछ नीचे, तो इसमें भी बचा था, इसीलिए हम श्वेत वामन बोल रहे थे, और कुछ इसमें भी यहाँ पे पहुंचा तो बिल्कुल खत्म हो गया, तब हम इसको काला वामन
बोले थे, ठीक है। तो यहाँ भी तो 10% बाकी है, इसमें नीचे वाले में भी तो 10% प्रकाश यानी 10% ईंधन बाकी है, उससे क्या है, उसमें प्रकाश भी उत्पन्न हो रहा है, उसी 10% से और क्या है आपका ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। अब क्या है कि ये क्या है, ये भी छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा, ये जब टूटेगा ये भी आपका बहुत से छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा। अब ये अभिनव तारा है, ये क्या है, ये भी विस्फोट करेगा, ये भी विस्फोट करेगा, तो इसको हम विस्फोटक तारा भी बोलते हैं, विस्फोटक तारा। तो इसको हम विस्फोटक तारा भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, विस्फोटक तारा या सुपरनोवा या अभिनव तारा बोलते हैं, ठीक है। अब ये आपका 4 भागों में टूटेगा, 4 भागों में टूटेगा, न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। देखो ऐसे नहीं, इसको बना के सही रहेगा। तो ये मान लीजिए एक भाग ये इसमें टूटा, एक यहाँ टूटा, एक यहाँ टूटा, फिर एक यहाँ, मान लीजिए ये 4 भागों में टूट गया, तो पहले को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। दूसरा पल्सर, पल्सर। तीसरा क्वेसर, तीसरा क्या है, क्वेसर। और नीचा यानी चौथा जो भाग होता है, इसका चौथा भाग में मान लीजिए चौथे भाग में टूटेगा, तो वो क्या कराया होगा, ब्लैक होल, ब्लैक होल। और ब्लैक होल का आप जानते हो घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है, ब्लैक होल का घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है, ये जितना भी प्रकाश आ रहा है उस सब को अपने ऊपर ऑब्जर्व कर लेता है, यानी प्रकाश की एक छोटी सी किरण को भी ये बाहर नहीं जाने देता है, इसीलिए कैसा दिखाई देता है आपका, काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ये जो पल्सर और क्वेसर है ना, पल्सर और क्वेसर, क्वेसर ये क्या है, तेज घूमते हैं, ये इनकी घूर्णन क्या होती है, इनकी घूर्णन बहुत अधिक होती है। जो पल्सर और क्वेसर होते हैं उनकी घूर्णन अधिक देखिए, आपने पल्सर बाइक देखी ना, पल्सर बाइक बोलते हैं अरे इतनी स्पीड चल रही है, तो इसमें क्या है कि पल्सर और क्वेसर होते हैं। मान लीजिए अभिनव तारा है, अभिनव तारा भी विस्फोट कर गया, तो ये न्यूट्रॉन 4-5 भागों में टूट जाता है, जिसको ज्यादा छोटे होंगे तो उनको न्यूट्रॉन, और ज्यादा छोटे होंगे तो पल्सर और क्वेसर, पल्सर और क्वेसर, और ज्यादा छोटे होंगे तो उनको ब्लैक होल बोलते हैं। और ब्लैक होल का क्या है, घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है, डेंसिटी यानी डेंसिटी उनकी बहुत अधिक होती है। अगर उसमें आप थोड़ा सा भी प्रकाश डालोगे कितनी भी ले लाइट से, तो वो पूरा पूरा उसको ऑब्जर्व कर लेगा, एक छोटी सी किरण को भी बाहर वो नहीं जाने देगा। कहा जाता है कि जो ब्लैक होल होता है उसकी एक चम्मच, एक चम्मच जो होती है ना आपकी खाने वाली चम्मच, उस जितनी अगर उसमें से मिट्टी निकालो तो वो 10,000 हाथियों के भार के बराबर होती है। ये तो ब्लैक होल का घनत्व क्या होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इसका घनत्व क्या होगा, ब्लैक होल का घनत्व आपका बहुत अधिक होता है, घनत्व, घनत्व अधिक होता है। प्रकाश अवशोषण, प्रकाश अवशोषण, प्रकाश अवशोषण पूर्ण कर लेता है, ये पूरा पूरे प्रकाश को क्या है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है, अवशोषित कर लेता है। तो आपका सबसे पहले क्या था, जो गैसें थी वो विरल अवस्था में थी या काफी दूर दूर थी, उनमें क्या है ग्रेविटी नहीं थी, और जब उनमें घर्षण से बादल थे तो बादल इधर उधर भाग रहे थे, उनमें क्या है घर्षण पैदा हुआ, घर्षण से ग्रेविटी उत्पन्न हुई, और ग्रेविटी से तब ये क्या कहलाया, थोड़ी थोड़ी जब पास आई तो ये न्यारिका कहलाया, ठीक है। न्यारिका कहलाने के बाद इसमें क्या है, अब जब पास हो गई घर्षण उत्पन्न हो गया तो उसमें ऊष्मा और प्रकाश आ ही जाएगा, और ऊष्मा और प्रकाश किसी में भी होता है उसे हम तारा कहते हैं, जिसमें खुद का प्रकाश और खुद की ऊष्मा हो उसे हम क्या बोलते हैं, तारा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ईंधन अधिक होता है और हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है, ठीक है। किस विधि से, संलयन विधि से होता है। और कौन सी अवस्था में होता है, जो आपका यहाँ पे जो गैसें हैं यानी वो कौन सी अवस्था में चलेगी, फिर वो प्लाज्मा अवस्था में चलेगी, क्योंकि काफी इकट्ठी हो जाती है। आपने एक चीज होगी, आपके घर में सिलेंडर होगा खाना बनाने वाला, तो सिलेंडर को अगर आप उसको नोज को खोल देंगे तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि गैस कहाँ से निकल रही है, लेकिन जब वो सिलेंडर भरा हुआ होता है, जब वो सिलेंडर भरा हुआ होगा तो आप उसमें देखोगे कि
जो गैस होती है वो पानी की तरह बिहेव करती है, जब उसको हिलाओगे तो हिलती रहेगी, पानी की तरह बिहेव करती है। यानी उसको घनत्व जब हम उसका बढ़ा देते हैं तो वो तरल रूप में आ जाती है। उसी प्रकार से जो आपकी यहाँ पे जो गैस थी वो किस में आ गई है, वो प्लाज्मा अवस्था में आ गई। ठीक है, अब जब उसका लगभग लगभग पूरा उम्र हो जाएगा, जैसे हमारा सूर्य है तो उसकी लगभग लगभग आज से यानी करंट ईयर से लेके यानी अभी से लेके 5,000 अरब साल बाद, 5,000 अरब साल बाद हमारा लगभग जो सूर्य है वो कैसा बन जाएगा, आपका रेड जॉइंट यानी लाल दानव बन जाएगा, जिसका 90% ईंधन लगभग लगभग खत्म हो चुका होगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, ईंधन कम हो जाएगा, यानी 10% ही ईंधन बचा है, और आकार क्या है, ज्यादा हो जाएगा, आकार फैल जाएगा, क्योंकि ईंधन कम होता है तो आकार थोड़ा फैल जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि जब ये लाल दानव लगभग लगभग खत्म होने वाला तो ये विस्फोट करेगा, फिर विस्फोट करेगा तो जब छोटे भागों में टूटेगा तो इसमें कुछ प्रकाश और ऊष्मा बाकी थी, प्रकाश और ऊष्मा बाकी थी, तब इसे हम बोलेंगे छोटे भाग को श्वेत वामन, श्वेत वामन बोलेंगे। और जब इसकी लगभग पूर्ण खत्म हो जाएगी तब इसे काला वामन या ब्लैक होल भी यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, तब इसको बोलते हैं हम काला वामन, जो छोटे छोटे टुकड़े में टूटा था, जब उसमें कुछ हमारी ऊष्मा और प्रकाश बाकी था तब हमसे श्वेत वामन बोल देते, और जब पूरा खत्म हो गया उसमें ऊष्मा और हीट कुछ नहीं बचा तब हम बोलेंगे उसे काला वामन। ठीक है, और बड़े भागों में टूटा है तो उसे क्या बोलेंगे, अभिनव तारा या सुपर नोवा, अभिनव तारा या सुपर नोवा, इसे हम विस्फोटक तारा भी बोलते हैं, क्योंकि ये अगेन यानी फिर से विस्फोट करता है, जब बड़े भागों में टूटा है तो फिर से ये विस्फोट करेगा, जब इसकी क्या है, पूर्ण रूप से ईंधन इसका खत्म हो जाएगा। अरे 10% तो यहाँ भी बाकी है, जब बड़े भागों में टूटा है तो 10% इधर था, लगभग लगभग तो यहाँ भी कुछ बचा, फिर ये क्या है, जब इसमें भी संपूर्ण खत्म होने वाला तब ये भी विस्फोट करेगा, और क्या है, ये 4-5 भागों में टूट जाएगा। सबसे पहले को न्यूट्रॉन बोलेंगे, सबसे बड़े वाले को, फिर पल्सर, फिर क्वेसर, फिर ब्लैक होल। और ब्लैक होल क्या है, आकार में छोटा होगा लेकिन इसका घनत्व क्या होगा, बहुत अधिक होगा। यानी अभिनव तारा, सुपरनोवा या विस्फोटक तारा जब टूटता है तो सबसे बड़े भाग को हम न्यूट्रॉन कहते हैं, उससे छोटे भाग को पल्सर और क्वेसर बोलते हैं, जिनकी गति क्या होती है, बहुत अधिक होती है, यानी रोटेशन गति, उनकी घूमने की गति क्या होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है, फिर धीरे 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 ये ब्लैक होल बन जाएंगे, और ब्लैक होल का क्या है, घनत्व यानी डेंसिटी बहुत अधिक होती है, और इसमें क्या है, अगर हम प्रकाश डालेंगे तो पूरा पूरा अवशोषित कर लेता है, यानी थोड़ा भी बाहर वो नहीं जाने देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आज समझ में आई होगी आपको। ठीक है, तो इनके कितने पार्ट हैं वो मैंने बता दिए, कैसे कैसे पढ़ना है, तो इससे आगे का हम देखते हैं अगले वीडियो में।